Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss about the enzymes involved in DNA replication process. And DNA replication में mainly 6 enzymes involved होते हैं. First one is nucleases, second one is DNA polymerases, third one is helicases, fourth one is topoisomerases, fifth one is primases, and sixth one is DNA ligases. And all these enzymes play very important role during DNA replication. न्यूक्लियजेस की अगर बात करें तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इट एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को डीएनए से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एंड सेकेंड वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए. आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. सो वैसे न्यूक्लियजेस जो डीएनए के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उस न्यूक्लियजेस को डीएनएजेस बोलते हैं, जबकि वैसे न्यूक्लियजेस जो आरएनए के लिए स्पेसिफिक होते हैं उसे आरएनएजेस बोलते हैं. सो न्यूक्लियजेस दो तरह के होते हैं. अगर वो डीएनए पे एक्ट करते हैं तो डीएनएजेस हुए, अगर वो आरएनए के लिए स्पेसिफिक होते हैं तो उन्हें आरएनएजेस बोलते हैं. बट on the basis of location from which nucleases removes nucleotide from the nucleic acid molecule, there are two broad classes. First one is exonucleases and second one is endonucleases. अब एक्सोन्यूक्लियजेस एंड इंडोन्यूक्लियजेस क्या है? एक्सोन्यूक्लियजेस एंड इंडोन्यूक्लियजेस में डिफरेंस बहुत ही क्लियर है. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, एक्सो मीन्स बाहर, इंडो मीन्स अंदर. एक्सोन्यूक्लियजेस एंड इंडोन्यूक्लियजेस को समझते हैं. सो दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड की खास बात यह होती है कि इसमें क्या होता है? पोलैरिटी होता है. मीन्स इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, और चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, इनका जो डायरेक्शन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है. मीन्स किसी भी न्यूक्लिक एसिड का एक एंड 5 प्राइम होता है और दूसरा एंड 3 प्राइम होता है. सो दिस इज द पोलरिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड. सो एक्सोन्यूक्लियस वैसे न्यूक्लियस होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के एक एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं, चाहे वो 5 प्राइम एंड हो या फिर 3 प्राइम एंड हो. अगर एक्सोन्यूक्लियजेस 5 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है, देन इट एक्ट्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियज एक्टिविटी जिसमें होती है, वो न्यूक्लिक एसिड में 5 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं और टुवर्ड्स 3 प्राइम जाते हैं. लेकिन कुछ एक्सोन्यूक्लियजेस वैसे होते हैं जो 3 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं और ये टुवर्ड्स 5 प्राइम जाते हैं. मीन्स दिस काइंड ऑफ एक्सोन्यूक्लियज एक्टिविटी ऑपरेट्स in 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. सो एक्सोन्यूक्लियस बेसिकली दो तरह के हुए. एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं. वैसे न्यूक्लियस जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं वो 5 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं. लेकिन वैसा एक्सोन्यूक्लियस जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ऑपरेट होते हैं वो 3 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं. सो दिस इज अबाउट एक्सोन्यूक्लियजेस. नाउ कमिंग टू इंडोन्यूक्लियजेस. इंडोन्यूक्लियजेस की अगर बात करें तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंडो मीन्स अंदर. सो इंडोन्यूक्लियजेस न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक इंटरनल साइट पे क्लीव करता है. और जब ये स्पेसिफिक इंटरनल साइट पे क्लीव करता है तो ये डीएनए मॉलिक्यूल स्मॉलर फ्रैगमेंट में कन्वर्ट होते हैं. इंडोन्यूक्लियजेस की अगर बात करें तो एक स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियज होता है जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके उसे क्लीव करता है. क्या करता है? स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है एंड देन क्लीव करता है.
सो वैसे इंडोन्यूक्लियेजेज जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके क्लीव करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेज की खास बात यह है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेज को जीन क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियेजेज। अब सवाल यहाँ पे यह है कि न्यूक्लियेजेज डीएनए की सिंथेसिस करने के बजाय डीएनए को डिग्रेड कर रहा, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे इन्वॉल्व हुआ? और इस चीज को समझेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू डीएनए पॉलीमरेजेज। डीएनए पॉलीमरेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले इनका प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन को डिस्कस करना पड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज को फर्स्ट टाइम प्यूरिफाई एंड कैरेक्टराइज किए थे अर्थर कॉर्नबर्ग ने, और इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज को प्यूरिफाई किससे किया था? इकोलाई सेल से किया था। सो अर्थर कॉर्नबर्ग ने इकोलाई सेल से डीएनए पॉलीमरेज को प्यूरिफाई एंड कैरेक्टराइज किया था, एंड दिस डीएनए पॉलीमरेज इज ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंजाइम। और इस सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंजाइम को आजकल हमें डीएनए पॉलीमरेज 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 1 मीन्स अर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज 1 को प्यूरिफाई किया था एंड कैरेक्टराइज किया था फ्रॉम इकोलाई सेल से। लेटर ऑन इकोलाई सेल से अदर डीएनए पॉलीमरेज भी आइसोलेट हुए, एंड इकोलाई सेल्स में टोटल 5 डीएनए पॉलीमरेज हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5। और इन पांचों डीएनए पॉलीमरेज की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, एंड आउट ऑफ दिस डीएनए पॉलीमरेज इट इज डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेन डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स हैं। अदर एंजाइम्स आल्सो वर्क इन अदर फंक्शन सच एज डीएनए रिपेयर। डीएनए पॉलीमरेज की अगर रिएक्शन की बात करें तो इनका फंडामेंटल रिएक्शन है फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर। ये क्या करता है? फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर से ये डीएनए को इलोंगेशन में इन्वॉल्व होता है। अब ये कैसे करता है? डीएनए पॉलीमरेज ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड जिसे प्राइमर बोलते हैं, प्राइमर में एक फ्री ओएच ग्रुप होता है 3 प्राइम पोजीशन पे। मीन्स जो ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड होते हैं उसके 3 प्राइम एंड पे फ्री ओएच ग्रुप होता है, और ये फ्री ओएच ग्रुप क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जो इनकमिंग डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं, और इनकमिंग डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के अल्फा फॉस्फोरस पे ये अटैक करता है। दिस इज अल्फा फॉस्फोरस, दिस इज बीटा फॉस्फोरस एंड दिस इज गामा फॉस्फोरस है। सो जो फ्री 3 प्राइम ओएच होते हैं ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड का, उसका फ्री 3 प्राइम ओएच इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के अल्फा फॉस्फेरस पे अटैक करता है और इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज करता है, और इनकमिंग डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। And this is the reaction of addition of single nucleoside monophosphate to the existing DNA. अब यहाँ पे important point ये है कि ये reaction जो होता है this reaction proceeds with minimal energy। तो सवाल यहाँ पे ये है कि minimal energy के साथ ये reaction proceed कैसे होता है, and इस reaction को proceed करने के लिए 2 important factor हैं। पहला base pairing interaction with the template DNA strand, and second one is the hydrolysis of inorganic pyrophosphate। इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट की जो हाइड्रोलिसिस होती है उससे 19 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी सप्लीमेंट करता है टू प्रोसीड दिस रिएक्शन। डीएनए पॉलीमरेज की नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज की 2 रिक्वायरमेंट होती है, और इन दोनों के बगैर डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता है। फर्स्ट वन इज द प्राइमर एंड सेकेंड वन इज द डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट का क्या फंक्शन है? टेम्पलेट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को गाइड करता है बाय बेस पेयरिंग इंटरैक्शन। प्राइमर की अगर बात करें तो प्राइमर फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करता है फॉर द एडिशन ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, और ये फ्री 3 प्राइम OH को
प्राइमर टर्मिनस बोलते हैं। सो डीएनए पॉलीमरेजेस के लिए दो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट वन इज द प्राइमर एंड सेकेंड वन इज द टेम्पलेट। प्राइमर की खास बात यह है कि ये मैक्सिमली आरएनए का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड इट इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। और जब ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड इलोंगेट होते हैं तो ये आरएनए रिमूव होते हैं और यहाँ पे डीएनए बनता है और इन दोनों के बीच में निक होता है और इन निक को लाइगेट किया जाता है बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में दूसरी खास बात यह है कि डीएनए पॉलीमरेज जब न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है तो इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये डिसोशिएट कर जाएगा टेम्पलेट स्टैंड से या फिर ये टेम्पलेट स्टैंड के अलोंग मूव करेगा और अदर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। सो एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जब ऐड करता है बिफोर डिसोसिएशन, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रोसेसिविटी। सो डीएनए की स्पेशल फीचर है दैट इज प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी क्या होती है? एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर डिसोसिएशन फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये जो प्रोसेसिविटी होती है इन पांचों डीएनए पॉलीमरेज की डिफरेंट होती है। मींस प्रोसेसिविटी डिफर करती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 1 की प्रोसेसिविटी कुछ और होगी, 2 की कुछ और होगी, 3 की कुछ और होती है, 4 और 5 की कुछ और होती है। सो कुछ डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी लो होती है, कुछ डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी हाई होती है। एंड आउट ऑफ दिस डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3 की प्रोसेसिविटी काफी ज्यादा होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट क्या है? टेम्पलेट एंड प्राइमर। सो डीएनए पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब टेम्पलेट और प्राइमर मिलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सवाल यहाँ पे ये है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट को एक्सेस कैसे करेगा? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है एक एंजाइम और उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? दो स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और इसके लिए ये एनर्जी कहाँ से लेता है? इसके लिए एनर्जी ये एटीपी से यूज करता है। सो हेलिकेज क्या करता है? दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है क्योंकि डीएनए डबल हेलिकल है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, और जब ये दो स्ट्रैंड्स अलग होंगे इसमें क्या होंगे? टोपोलॉजिकल स्ट्रेस जनरेट होंगे। और इस टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को कौन दूर करता है? इस टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को दूर करता है दूसरा एंजाइम दैट इज टोपोआइसोमरेज। सो टोपोआइसोमरेज क्या करता है? जब हेलिकेज दो स्ट्रैंड को सेपरेट करता है तो स्ट्रैंड सेपरेशन से जो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस जनरेट होता है उस टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिलीव करता है कौन? टोपोआइसोमरेज। अब यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया तो इसमें भी अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इंटरेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं। तो ये दोबारा बेस पेयरिंग इंटरेक्शन ना बनाए इसके लिए यहाँ पे एक प्रोटीन काम करता है एंड दैट प्रोटीन इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को एसएसबी बोलते हैं। अब ये एसएसबी क्या करता है? इस सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करके सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबिलाइज करने का काम करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज एंड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पे एक और एंजाइम है दैट इज प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है? ये जो प्राइमर है
डीएनए पॉलीमरेज की अनदर रिक्वायरमेंट क्या है? प्राइमर। और प्राइमर क्या होते हैं? इट इज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। और इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए को कौन बनाता है? इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए को बनाता है प्राइमेज। सो प्राइमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरी खास बात यह है कि जब डीएनए इलोंगेट होता है तो ये आरएनए रिमूव होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और उस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए को रिमूव करता है और यहाँ पे डीएनए बनाता है। और जब डीएनए बनता है तो यहाँ पे एक निक जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? यहाँ पे एक निक जनरेट होता है। अब इस निक को कैसे हटाया जाए? इस निक को कौन हटाता है? इस निक को हटाता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। So these are the main enzymes which are involved in DNA replication process. So in summary, DNA replication process में mainly 6 enzymes involved होते हैं. First one is nucleases, DNA polymerases, helicases, topoisomerases, primerases and DNA ligases. So this is all about enzymes of DNA replication, and in my next video I'll discuss about one of the important property of DNA polymerase enzyme, that is proofreading. So stay tuned, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and if you have any query, doubt and suggestion, please let me know in the comment section.